22 का वीडियो है, ठीक है। इसमें देखिएगा कि पहला है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन करके सीबीआई ईडी के निदेशकों का कार्यकाल 5 वर्षों तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है साहब। मतलब जो इसकी अवधि हुआ करती थी उसको 5 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। पहले जो अधिकतम अवधि था कितने वर्षों के लिए था, 2 वर्षों के लिए, अब कितना हो गया, 5 वर्षों के लिए। मतलब किसी भी इस अधिनियम के तहत कभी भी सीबीआई या ईडी के निदेशकों का जब नियुक्ति हुआ करता था तो वो जो नियुक्ति हुआ करता था पहले अधिकतम 2 वर्ष के लिए। मतलब किसी को अगर निदेशक बनाया जाए तो केवल और केवल कितना वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। लेकिन अब जो ये लाया गया है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, इसके तहत क्या कर दिया गया, इसमें संशोधन करके अब 5 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष +1 +1 +1, मतलब एक एक वर्ष करके 3 बार इसको बढ़ाया जा सकता है। आए समझ में बात। तो ये हो गया। अब देखिएगा किसके तहत बढ़ाया किसको किसको गया था, ये जब पास हुआ तो पहले किसको बढ़ाया गया था, देखिएगा गृह सचिव, रक्षा सचिव और विदेश सचिव, आईबी निदेशक एवं रॉ के निदेशकों के कार्यकाल में 2-2 वर्ष की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। और कार्यकाल 2 वर्ष पहले था या 62 वर्ष जो पहले हो जाए, चाहे तो 2 वर्ष पहले हो या 62 वर्ष पहले हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति 61 वर्ष में निदेशक बना आईबी का, जिस उसका उम्र है 61 वर्ष, समझ रहे ना। तो अब बताइए 62 वर्ष अधिकतम है तो कितना वर्ष रहेगा, 1 वर्ष रहेगा, तो 62 वर्ष हो जाएगा, बस इसका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन कोई मान लीजिए कि 56 वर्ष में बना तब वो 2 वर्ष रहेगा, तो कितना वर्ष तक रहेगा, 58 वर्ष तक। मतलब चाहे तो 2 वर्ष कार्यकाल होता था या फिर कितना वर्ष, 62 वर्ष, कितना वर्ष, 62 वर्ष। लेकिन अब जो इसका अधिकतम कार्यकाल कर दिया गया 4 वर्ष का। मतलब पहले 2 वर्ष था तो 2-2 वर्ष और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, जैसे रॉ वगैरह का, ठीक है। और अब हो गया कितना वर्ष, 64 वर्ष। तो अभी आप देखे थे कि उस दिन जो सवाल दिखाए थे हम लोग बेस्ट मैनेजमेंट वाला बीपीएससी का, तो उसमें आप यही देखे थे कि किसका कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो यही सब देखिए रॉ वाला के बारे में बता रहे थे ना, रॉ आईबी वगैरह ये सब का कार्यकाल क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, ठीक है साहब। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखना है कि पहले इसका कार्यकाल जो था 2 वर्ष या तो फिर अधिकतम 62 वर्ष, अब जो हो गया है इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 64 वर्ष, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, मतलब पूरे भारत में कौन सा भारत का शहर है जो स्वच्छता पर बेहतर काम कर रहा है और सबसे स्वच्छ है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा साहब लगातार जो है सो 5वीं बार वो कौन बना है, इंदौर बना है। और ये देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण कौन है, 2021। और 2022 छठी भी जो आया है इसमें भी पहला स्थान पर कौन रहा है, इंदौर ही रहा है साहब, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इसमें आबादी के हिसाब से भी स्वच्छता सर्वेक्षण जो जारी किया जाता है वो आबादी के अकॉर्डिंग भी किया जाता है। जैसे कि देखिएगा कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले में सबसे स्वच्छ शहरों में 2021 में जो चुना गया था, पहला स्थान पर कौन था, इंदौर। पहला स्थान पर था इंदौर और सेकेंड स्थान पर जो था वो कौन था साहब, सेकेंड स्थान पर सूरत। तो ये 5वीं बार 2021 में जो बना था इंदौर, ये 5वीं बार। इंदौर किस स्टेट में है बताइए, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है साहब, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है साहब। और दूसरा स्थान पर कौन है, सूरत। और सूरत किस राज्य में है, उतना नहीं भोकरना है, ठीक है। ये शादी ब्याह थोड़े है कि शादी ब्याह में महिला ना जब देखेगा कि भोज खिलाने का टाइम आएगा तो जानबूझ के माइक लेकर के खूब भोकरेगी, काहे, ताकि जब तुरंत तत्काल में खिलाने के लिए बैठे ना तो लोगों का ध्यान रहे कि हम जोर जोर से गाएं तो 2 मिठाई तनी लगा के देवेगी, समझ रहे हैं, इस वजह से। चलिए, तो वो चीज़ नहीं है, धीरे धीरे बोलना है, चलिए बस बोलना है लेकिन। चलिए, और तीसरा स्थान पर कौन आया साहब, तीसरा स्थान पर आया विजयवाड़ा। और अंतिम स्थान पर कौन आया, कोटा। और कौन सा स्थान रहा, 48वां। ये देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाला में साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला देखिएगा साहब कि 1 से 3 लाख,
1 से 3 लाख से अधिक आबादी वाला, हम बोले 2022 में छठी बार, और 2022 का जो रिपोर्ट आएगा वो 23 में आएगा, तब वो 7वीं बार होगा। ठीक है, रिपोर्ट आता है पहले, करंट अफेयर हम पढ़ते हैं बाद में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 1 से 3 लाख, 1 से 3 लाख की आबादी में प्रथम स्थान पर जो आया है, कौन आया है? नई दिल्ली। अब कौन आधार पर ये स्वच्छ हो गया दिल्ली, समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद द्वितीय स्थान पर कौन आया है? अंबिकापुर। ये कहाँ है साहब? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिएगा, हाँ, उसके बाद देखिएगा तृतीय स्थान पर कौन है? तिरुपति। और अंतिम स्थान पर कौन आया है? आई कहाँ पड़ता है? स्थान कितना? ठीक है ना साहब। तो याद रखना है कि 1 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में सबसे अंतिम स्थान पर सासाराम, 372वां स्थान बिहार का यह शहर है, रोहतास जिला में ये पड़ता है साहब। और रोहतास पता होगा ये किस जिला में पड़ता है? रोहतास जिला में। किस जिला में? रोहतास जिला में। और पता होगा कि बिहार में सबसे अधिक चावल उत्पादक जो जिला है वो कौन है साहब? चावल उत्पादक जिला में पहला स्थान पर बिहार में है रोहतास। और पता होगा कि रोहतास में साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर रोहतास में सबसे क्या है? सबसे अधिक है, 73.37%। 73.37% साक्षरता दर है। ठीक है साहब। और इसका मतलब ये हुआ कि बिहार का जो रोहतास जिला है वो भारत का जो राष्ट्रीय मानक वाला साक्षरता दर है 73.0%, उससे भी क्या है? 0.3% अधिक है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, नेक्स्ट है हमारा सबसे स्वच्छ राज्य। सबसे स्वच्छ, देखिए वो तो हो गया शहर में। शहर में एक कैटेगरी हो गया कौन सा? 10 लाख वाला। एक हो गया 1 से 3 लाख वाला। अब देखिएगा ओवरऑल तो ये शहर की बात हुई, लेकिन अब ओवरऑल जो बात होगा ये बात होगा कि किस राज्य का सबसे अधिक शहर स्वच्छ है। राज्यों की सूची आएगी, तो राज्य की सूची में देखिएगा कि सबसे स्वच्छ राज्य पुरस्कार जो दिया गया 10 लाख से अधिक शहर में, सबसे स्वच्छ, हाँ 100 से अधिक शहर में। तो ये आ गया कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र, उसके बाद MP। उसके बाद देखिएगा कि 100 से कम शहर में, जो 100 से कम, जिस राज्य का 100 से कम शहर में स्वच्छता है वो है आपका कौन सा? झारखंड। झारखंड के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद गोवा। चलिए साहब, अच्छा झारखंड की बात आई सबसे कम वाले में, तो याद होगा कि झारखंड सरकार अभी हाल ही में एक योजना लाई है। कौन सी योजना था? मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि यूपीएससी और जेपीएससी के छात्रों को क्या किया जाएगा? जो खर्च होगा कोचिंग का वो खर्च सरकार उठाएगा। ये किस सरकार के द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। तो बताइए झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और बताइए झारखंड का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? किस पार्टी से है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित है साहब। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? चलिए क्लियर है ना? चलिए सबसे 10 लाख वाली आबादी में सबसे स्वच्छ कौन था? इंदौर। सेकेंड स्थान पर कौन था? सूरत। तीसरा स्थान पर कौन था? विजयवाड़ा। चलिए साहब उसके बाद देखिएगा कि स्कॉर्पिन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS बेला, स्कॉर्पिन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS बेला भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में किया गया है। तो सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि निम्नलिखित में से जलपोत निर्माण के लिए भारत का कौन सा स्थान क्या कहते हैं प्रसिद्ध है? तो याद रखना मझगांव डॉक। कई बार पूछेगा कि मझगांव डॉक निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है। और ये स्कॉर्पिन श्रेणी का ये चौथी पनडुब्बी है। तो कई बार सवाल ये भी पूछ सकता है कि INS बेला क्या है? पनडुब्बी है, समझ रहे? या फिर दे देगा कि मालवाहक पोत है, इस तरह से बोल देगा तो बोलना है क्या है? पनडुब्बी है। अब देखिएगा ये चौथी श्रेणी क्या है? तो इसका मतलब है इससे पहले भी 3 बन चुका है पनडुब्बी। तो 3 पनडुब्बी कौन कौन सा? देखिए INS कलवरी है, INS खंडेरी है और करंज है। तो इसमें टोटली जो है सो 6 बनाना है। 6 बनाना है पनडुब्बी, जिसमें ये चौथी पनडुब्बी है। आगे वाले में बताए होंगे कि कौन और बना है। ठीक है साहब। चलिए साहब नेक्स्ट देखिएगा साहब,
अच्छा, ये जो बेला रखा गया ना आईएनएस का, आईएनएस जो है बेला, इसका जो पनडुब्बी का नाम बेला रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि हिंद महासागर में एक बेला नाम की मछली पाई जाती है, ठीक है। तो इसी के नाम पर आईएनएस बेला इस पनडुब्बी का नाम रखा गया। क्लियर है ना साहब? चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, कहता है कि धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है। यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया है तथा इस प्रकार के विवाह को अंतरजातीय विवाह नहीं माना जाएगा। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? देखिए साहब, बात क्या था कि कौन सा उच्च न्यायालय दिया? मद्रास उच्च न्यायालय। तमिलनाडु में घटना हुआ था। घटना क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो क्या कहते हैं आदिवासी था। क्या था वो? आदिवासी था। वो क्या किया था कि वो अपना धर्म बदल लिया। आदिवासी था, वो धर्म बदल करके बन गया ईसाई। धर्म बदल करके क्या कर लिया? ईसाई बन गया। आया समझ में बात? अब ईसाई जब ये बन गया ना, तो ये क्या किया ये व्यक्ति, आपको पता होगा कि अंतरजातीय विवाह जब होता है ना, तो सरकार उसको क्या देता है? रुपया देता है। तो ये व्यक्ति था बड़ा होशियार, नाम भूल रहे हैं इसका। ये व्यक्ति बड़ा होशियार था। ये क्या क्या जानते हैं कि आदिवासी था, ये बन गया ईसाई। क्या बन गया? ईसाई। और उसके बाद क्या होशियार बना कि ये शादी कर लिया आदिवासी लड़की से। समझ रहे हैं? ये शादी कर लिया आदिवासी लड़की से। अब ये आदिवासी लड़की से शादी किया, तो ये क्या किया कि जो फॉर्म अप्लाई करता, रजिस्ट्रेशन करता अंतरजातीय विवाह के पैसा के लिए, ये वो कर दिया। समझ रहे बात को? और जब उस तरह की चीज़ें, जब इसको नहीं अप्लाई, इसका रिजेक्शन हो गया, तो ये कोर्ट में गया कि हम तो ईसाई हैं और शादी की है आदिवासी लड़की से। आदिवासी है हिंदू। आदिवासी क्या है? हिंदू। क्योंकि अगर ये आदिवासी बन के अगर ईसाई लड़की से शादी करता या मुस्लिम लड़की से शादी करता, तो समाज क्या करता? उसको समाज थोड़ा था ना, उसको क्या कहते हैं साइड करता है या फिर समाज से पृथक कर देता है। तो ये ईसाई बन गया, और ईसाई बनने के बाद सोचा कि हम अपने खुद धर्म बदल लेते हैं। लड़की का धर्म क्यों बदलेगा? हम खुद अपना धर्म बदल करके और आदिवासी लड़की से ही शादी कर लेते हैं। समझ रहे बात को? तो इंटरचेंज मैरिज हो जाएगा, इंटरकास्ट मैरिज, तो अलग अलग हो जाएगा। जब ये गया, नहीं मिला इसको न, ये गया साहब मद्रास हाई कोर्ट तक। समझ रहे? कहाँ गया? मद्रास हाई कोर्ट। तब मद्रास हाई कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि अगर आप धर्म बदल लेते हैं, आप यहाँ पर क्या थे? हिंदू। हिंदू में भलो कोई भी आदिवासी जाति का हो, इसे बहस नहीं है। आप हैं हिंदू और बन गए ईसाई, ये तो ठीक है कि आप धर्म बदल लिए, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आदिवासी में मान लीजिए संथाल हैं, तो आप तो संथाले ही हैं ना। गोंड है तो गोंड ही रहिएगा ना। ईसाई में भी आकर के जाति क्या होगा आपका? गोंड होगा ना। तो वही वो बात बोला मद्रास उच्च न्यायालय कि धर्म आप बदल लिए, इससे का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका जाति गोंड था तो गोंड भी बदल गया। ऐसा नहीं है। धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती है। और वो जो रुपया मिलता है उसमें स्पष्ट लिखा रहता अंतर जातीय विवाह। तो आप अंतर जातीय थोड़े हुए, जाति तो एक ही है, गोंड है, इसी लेकर के आप ये लीगल नहीं है। आए समझ में बात? चलिए तो कई बार ये इसलिए लिखा दिए, कई बार सवाल आता है कि जब ऐतिहासिक फैसला कुछ देता है कहते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा हाई कोर्ट है जिन्होंने फैसला दिया था कि धर्म बदलने से किसी की जाति नहीं बदलती है। समझ रहे? तो मद्रास हाई कोर्ट को याद रखेंगे साहब। चलिए कौन सा हो जाएगा? मद्रास हाई कोर्ट। तो बताइए वह कौन सा हाई कोर्ट है जो पहली बार पेपरलेस हुआ है? कौन सा? पेपरलेस। पेपरलेस, हाँ, हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट। कौन सा हो जाएगा? केरल हाई कोर्ट जो था पहला ये हाई कोर्ट है जो पूरे भारत में पेपरलेस हुआ है। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और पहला विधानसभा, किस राज्य का विधानसभा पेपरलेस हुआ है? नागालैंड। नागालैंड विधानसभा क्या हो गया है? पेपरलेस हो गया। और बिहार के पेपरलेस मतलब नहीं बुझ रहे हैं? पेपरलेस उसको बोलते हैं कि मतलब डिजिटल हो गया है। मतलब जो विधानसभा में कोई भी प्रस्तुत होगा बजट या किसी भी प्रकार के मुद्दा पर बहस होगा तो आप पेपर लेकर के नहीं करिएगा, बल्कि आप डिजिटलाइजेशन, मतलब आप पीडीएफ बना करके जैसे लाते हैं, कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं। पेपरलेस मतलब क्या? जहां पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे? उसको बोलते हैं पेपरलेस। समझे ना? तो उसी तरह से
बिहार में जो जिला मुख्यालय है, कौन सा जिला मुख्यालय पेपरलेस हुआ है? तो सहरसा। कौन सा हुआ है? सहरसा जो है वो पेपरलेस हुआ है, बिहार का पहला जिला मुख्यालय। अगर हाई कोर्ट की बात करेगा जो पेपरलेस हुआ है तो वो हो गया केरल हाई कोर्ट, और विधानसभा की बात करेगा तो हो गया नागालैंड विधानसभा। क्लियर है ना साहब? चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कि हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बने केरल के देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी के रोमन कैथोलिक चर्च ने संत का दर्जा किया है। ये भारत के पहले व्यक्ति होंगे जिसे संत का दर्जा मिला है। देखिए ईसाई धर्म में सब कोई साधु नहीं बन सकता है। अपना हिंदू में क्या होता है, चंदन टिक्का लगा करके और कमंडल ले लिया तो बन गया साधु, लेकिन ईसाई धर्म में संत का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और वो जो दर्जा मिलता है कहाँ से मिलता है साहब? जो आपका वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी का जो रोमन कैथोलिक चर्च है ये देता है संत का दर्जा। तो भारत का वह पहला व्यक्ति है जो पहले हिंदू था और ईसाई धर्म बदल गया, और रहने वाला कहाँ का था? केरल का। नाम क्या था? देव सहायम पिल्लई, और इसे पहली बार पहला भारतीय ऐसा है जिसे संत का दर्जा मिला है साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1712 में, और केरल के त्रावणकोर में, जबकि मृत्यु हो गया था 1752 ईस्वी में, क्योंकि कुछ इसके विरोधी जो लोग थे इनकी हत्या कर दी थी गोली मार करके। ठीक है, कुछ इनके विरोधी लोग इनकी हत्या कर दी थी गोली मार करके, और उस समय संत का दर्जा नहीं मिला था। दर्जा अभी आकर के मिला है साहब, क्या कहते हैं 2021 के लास्ट में मिला था। ठीक है साहब, चलिए साहब, और ये सवाल पूछा भी गया है साहब, ये सवाल यहाँ से पूछा भी गया है। चलिए साहब नेक्स्ट देखिएगा साहब, 100 करोड़ की लागत से बनी 100 करोड़ की लागत से बनी पीपीपी मॉडल से निर्मित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देखिए पीपीपी मॉडल क्या होता है साहब? इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब वैसा कोई कंपनी या वैसा संस्था या वैसा कार्य जिसमें सरकार का भी योगदान हो और प्राइवेट लोगों का, निजी लोगों का भी योगदान हो, मतलब अर्ध सरकारी हो, तो वैसे संस्था को बोलते हैं हम लोग पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है साहब, तो देश का पहला रेलवे स्टेशन जो कितना करोड़ से बन रहा है? 100 करोड़ से, जिसमें सरकार की भी लागत है और दूसरी कंपनियों का भी लागत है। तो इसका नाम था पहले साहब कौन सा? इसका नाम था पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो बताइए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलिए साहब, अब देखिएगा साहब कि रानी कमलापति स्टेशन नाम क्यों रखा गया, ये कौन थी? तो गोंड साम्राज्य की अंतिम शासिका थी। गोंड साम्राज्य, जो गोंड जनजाति थी, उसकी ये अंतिम शासिका थी कौन? रानी कमलापति। कौन थी? रानी कमलापति। और ये कहाँ है साहब? तो मध्य प्रदेश में। ये स्टेशन हबीबगंज कहाँ था? मध्य प्रदेश में, और इसका नाम अब क्या हो गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्लियर है ना साहब? चलिए, जब भी देखिए नाम उम चेंज होता है ना साहब, तो आप देखते हैं कि पूछ दिया जाता है सवाल, तो याद रखना। उसके बाद देखिएगा फिर नाम चेंज, समझ रहे हैं? नया भारत न हो रहा है साहब, समझ रहे हैं ना? तो नया भारत कैसे होगा? नया भारत नाम चेंज करेंगे, जो ही नाम, क्या बोले? हाँ, भारत का भी नाम नया भारत हो गया ना, तो समझ रहे हैं? तो इसी तरह से नया भारत बनाएंगे तो नाम चेंज, कुछ करें या नहीं करें, नाम चेंज करते रहेंगे, देखिए नया भारत बन जाए। एक दिन ऐसा आएगा ना कि पूरे भारत में एक भी पुराना जगह नहीं बचेगा जिसका नाम पुराना वाला रहेगा, सारा नया हो जाएगा। तो बताइए नया भारत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए, दादूपुर रेलवे स्टेशन, दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके माँ बराही देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया साहब। और ये स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बराही देवी, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति, और मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलिए साहब, नया भारत बन रहा है ना, फिर नया भारत बनाते हैं हम लोग। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके टंटिया
टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है साहब। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। टंटिया भील कौन था साहब? तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का ये स्वतंत्रता सेनानी थे साहब। तो इनको ना जो पताल पानी रेलवे स्टेशन जो है वहीं पर अंग्रेज क्या क्या था कि मार करके फेंक दिया था, समझ रहे हैं। तो इन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम था उस समय पताल पानी, ठीक है ना। उसी जगह पर टंटिया भील को मार के फेंक दिया गया था, जिसके कारण अब सरकार क्या की है कि पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके, क्योंकि इनको मार के वहीं फेंका गया था, इसीलिए उस जगह का नाम क्या रख दिया गया? टंटिया भील रेलवे स्टेशन। क्लियर है साहब? चलिए, तो याद रखना है। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा इंदौर की बात आई है तो स्वच्छता में पहला स्थान किसका है? इंदौर का। और पूछेगा कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? वाटर प्लस शहर। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इस वाटर प्लस शहर का मतलब ये हुआ कि वैसा शहर जहां स्वच्छ पानी जितना वहाँ के लोगों को चाहिए उससे अधिक पानी अगर उपलब्ध हो तो उस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया जाता है। आए समझ में बात? चलिए, अब देखिएगा साहब, कुछ और भी जगह है जिसका नाम बदला गया है। इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज जंक्शन। क्या क्या गया है? इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज जंक्शन। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या कैंट। क्या रखा गया है? अयोध्या कैंट। और मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। क्लियर है ना साहब? तो याद रखना है इतना साहब। चलिए, एक बार फिर से हम लोग बोल देते हैं, बोलिएगा। हबीबगंज का, अच्छा, पताल पानी का टांटिया भील, और उसके बाद दादूपुर का माँ बराही देवी, और फैजाबाद का अयोध्या कैंट, इलाहाबाद का प्रयागराज, और मुगल सराय का। क्लियर है ना साहब? चलिए, उसके बाद देखिएगा साहब, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ संपन्न हुआ साहब? गोवा में। और इसका जो उद्घाटन फिल्म रहा है उसका नाम है द किंग ऑफ द ऑल वर्ल्ड। मतलब क्या? पूरी दुनिया का राजा, ये हुआ ना। और इसका जो निर्देशक था साहब वो कौन था? कार्लेस सौरा था। और समापन फिल्म कौन था? वो था ए हीरो। और इसका निर्देशक कौन था? असगर फरहादी। देखिए, कई बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जब होता है तो मैक्सिमम ये गोवा में ही होता है। तो कई बार पूछेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ, तो याद रखना है गोवा में। और इसके साथ साथ कई बार पूछ देता कि कोई फिल्म उद्घाटन फिल्म कौन सा, मतलब जो फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ उसमें पहला फिल्म कौन सा है जिसका क्या कहते हैं प्रदर्शनी किया गया, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? द किंग ऑफ द ऑल वर्ल्ड। अच्छा, और समापन फिल्म कौन है? ये हीरो। और निर्देशक इसका कौन है साहब? असगर फरहादी। उसके बाद देखिएगा साहब कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया? रिंग वांडरिंग को। किसे घोषित किया गया है? रिंग वांडरिंग को। और ये भी साहब सवाल पूछा गया हुआ, ठीक है, रिंग वांडरिंग को। और इसका निर्देशक कौन है? मासाकाजु कानेको। कौन है? मासाकानु काजुके, ठीक है। चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को याद रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं, इसलिए करके इसको याद रखना है साहब। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र जोशी। और किस फिल्म के लिए? गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेलो मोलिना। और किस फिल्म के लिए? शार्लोट स्पेनिश। और ये कहाँ की थी? स्पेन की। कहाँ की थी ये? स्पेन की थी साहब। इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, अच्छा, इस फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन रहा? किस देश पर अधिक फोकस किया गया? तो वो क्या गया साहब? ब्रिक्स पर। किस पर क्या गया है? ब्रिक्स देश। तो ब्रिक्स देश में कौन कौन शामिल है साहब, बताइए तो? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका साहब। साउथ अफ्रीका है, ठीक है साहब।
तो अभी बताइए कि हाल ही में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वो किसकी अध्यक्षता में 2022 में हुआ? चीन में। और 2023 में किसकी अध्यक्षता में? साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में। क्लियर है साहब? चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, इस जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ 52वां, उसमें सर क्या कहते हैं सत्यजीत रॉय पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना है इस्तवान साजो को। इस्तवान साजो को, ये कहाँ का रहने वाला है? हंगरी का। और एक दिया गया है मार्टिन स्कोर्सेस का, मार्टिन स्कोर्सेस, और ये कहाँ का रहने वाला है? यूएसए का रहने वाला है। ठीक है साहब? चलिए उसके बाद देखिएगा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे घोषित किया गया? हेमा मालिनी। किसे घोषित किया गया? हेमा मालिनी। देखिए हेमा मालिनी का नाम सुनकर के अंकज के चेहरा पर खुशी आ गया। चलिए चलिए हाँ, एक और हेमा मालिनी और एक है आपका प्रसून जोशी। चलिए साहब अगला है साहब कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ब्रिटेन के आलोक शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ साहब। तो सवाल यही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, मतलब ये जो है कि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही है। तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलता है। ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, और समुद्र के जल स्तर बढ़ने से जो छोटा छोटा द्वीपीय देश है उसके डूबने की आशंकाएं बनी रहती है। इसीलिए करके हम लोग वर्ष में क्या करते हैं कि क्या कहते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू करते हैं। और ये जो शुरू हुआ था साहब 2015 से। कब से शुरू हुआ था? 2015 से भारत और फ्रांस के नेतृत्व में पेरिस में हुआ था। कहाँ से हुआ था? पेरिस में हुआ था, भारत और फ्रांस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है साहब? अब देखिएगा साहब कि भारत के तरफ से इसे नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, तो याद रखना है कि भारत के तरफ से कौन भाग लिया? नरेंद्र मोदी भाग लिया साहब, भाग लिए थे। और क्या कहते हैं कहाँ हुआ था ये संपन्न? स्कॉटलैंड के ग्लास, अरे साहब पेरिस में 2015 में हुआ था पहली बार पूछेगा तो वर्तमान की बात हो रहा है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। और कौन कौन व्यक्ति भाग लिए थे सो भी देख लीजिए। जर्मनी का चांसलर एंजेला मर्केल, जबकि वर्तमान में अभी ये नहीं है। अब जो हो गया ओलाफ सोल्ज। कौन हो गया? ओलाफ सोल्ज। ठीक है साहब? ओलाफ सोल्ज हो गया है अब। ठीक है? उसके बाद फ्रांस का राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रो, ये वर्तमान में भी है। जापान का प्रधानमंत्री भाग लिया था फोमियो किशिदा भाग लिया था। और किसके स्थान पर ये बना था प्रधानमंत्री जापान में? तो योहिदे सुगा इसके स्थान पर, योहिदे सुगा के स्थान पर फोमियो किशिदा जापान का प्रधानमंत्री बना था। और यही साहब इनमें भाग लिए थे। ठीक है ना? उसके बाद इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट भाग लिए थे। और पता होगा कि नेफ्ताली बेनेट भी क्या हो गए? हट गए हैं। ठीक है साहब? ये भी हट गए हैं। यार लापिद बने हैं, यार लापिद। ठीक है? उसके बाद देखिएगा यूएनओ महासचिव, इसमें जो भाग लिया था यूएनओ का महासचिव भाग लिया था, जिसका क्या नाम है? एंटोनियो गुटरेस। क्या है? एंटोनियो गुटरेस। चलिए साहब अब देखिए ये जो हुआ था सम्मेलन, इसमें अपना जो है सो साहब क्या प्रवचन दिए थे। ठीक है? तो देखना है साहब जो प्रवचन दिए थे, लोगों को जो मंत्र दिए थे, इसमें दिए थे कि मोदी का नेशनल स्टेटमेंट्स, मतलब भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी किस बातों को रखा? वो ये रखा कि 2030 तक 500 गीगावाट भारत को क्या करेगा? ऊर्जा के क्षेत्र में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से क्या करेगा? ऊर्जा तैयार करेगा। मतलब 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना, तैयार करना, ये मोदी का स्टेटमेंट था उसमें। ठीक है? कि हम लोग सौर ऊर्जा से जो ही तैयार करेंगे, कोयला नहीं जलाएंगे, तो स्वाभाविक बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। तो स्वाभाविक बात है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं भी थोड़ी सी कम होगी। ये दिए। उसके बाद बोले 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन कर देंगे। मतलब कार्बन का उत्सर्जन क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, नेट जीरो कर देंगे। आए समझ में बात? मतलब 2070 तक का ही प्लान बता रहे हैं। ठीक है? अब हमको अब 2070 तक की बात ये कर रहे हैं, तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। 2070 तक मन बना लिए कि हमरे रहना है,
तभी तो टारगेट न बनाया है ना। चलिए कोई बात नहीं है। और इन्होंने एक मंत्र दिया पूरे दुनिया को, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, ठीक है, एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जो क्या कहते हैं COP26 सम्मेलन में भाग लिए थे, उसमें कौन सा जो है सो प्रमुख मंत्र दिए थे, समझ रहे हैं। तो याद रखना है कि एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड। चलिए देखिए इनका कहना यह था, देखिए एक दुनिया है, एक सूर्य है, एक थर्मल पावर बनाया जाए जो सौर ऊर्जा से पूरी दुनिया को क्या करे, ऊर्जा दे, समझ रहे हैं। एक ऐसा स्टेशन बनाया जाए और इस पर काम किया जाए ताकि ये ऊर्जा जो है ना, क्योंकि इसमें जो लागत होगा सारे मिलकर करेंगे और पूरी तरह से एक ग्रिड का मतलब एक जैसा थर्मल पावर पूरे लोग सौर ऊर्जा पर जोड़ दें, समझ रहे हैं, इस वजह से। चलिए और COP27 का आयोजन 2022 में कहाँ होगा साहब, तो ये हो गया साहब मिस्र के शर्म अल शेख में, मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन। चलिए साहब क्या बोले, कॉप जो होता है साहब क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन पार्टनरशिप ऐसे करके होता है, ठीक है। क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन पार्टनरशिप, जो क्लाइमेट को जलवायु जो चेंज हो, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु होता है, तो उसको चेंज कर जो हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो क्या कहते हैं देश भाग लेता है तो उसको कहा जाता है कॉप सदस्य। क्या बोला जाता है, कॉप सदस्य, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, भारत के नेतृत्व में बने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसको बोलते हैं ISA शॉर्ट में, क्या बोलते हैं, ISA बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो 101वां देश बना है वो कौन सा बना है साहब, एक अमेरिका बना है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 2015 में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना किया था वो 2 देश मिलकर के किया था, एक भारत किया था साहब और प्लस फ्रांस, दोनों मिल करके इसकी स्थापना किया था, ठीक है। और 101वां जो देश बना है अभी फिलहाल में वो बना है USA, इसका सदस्य बना है। उसके बाद देखिएगा साहब, अमेरिकी एजेंसी नासा पहला हेलीकॉप्टर इजेन्यूटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरा, ऐसा करने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है। मतलब मंगल ग्रह पर ये उड़ान भरा है। अभी तक जितना भी जाता था वो सैटेलाइट जाता था, उपग्रह जाता था, लेकिन ये पहला हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है क्या, इंजेन्यूटी। ये क्या किया है, मंगल ग्रह पर क्या भरा है, उड़ान भरा है साहब। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। पूछा जाएगा कि हाल ही में इंजेन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर किस ग्रह पर जो है सो उड़ान भरा है, तो क्या बोलेंगे, मंगल ग्रह पर। पूछा जाएगा किस देश के द्वारा बनाया गया, क्या बोलेंगे हम लोग, अमेरिका के द्वारा। चलिए साहब उसके बाद देखिएगा, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ गाजीपुर का उद्घाटन किया गया। एक्सप्रेसवे, देखिए एक्सप्रेसवे जो होता है ना साहब, ये होता क्या है कि एक लंबी चौड़ी सड़क जिस पर क्या हो उसकी बनावट स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होती है और कभी कभी क्या होता है कि आपात स्थिति में उस पर हम लोग क्या कहते हैं लड़ाकू विमान वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, समझ रहे हैं। और ये जो एक्सप्रेसवे होता है ये देश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, मतलब किसी भी वस्तु को भी एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी और सुविधाएं बढ़ जाए, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। तो देश का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है लखनऊ गाजीपुर, इसकी जो है सो उद्घाटन किया गया और इसकी लंबाई कितना है साहब, 341 किलोमीटर। और इसमें लागत कितना हुआ है, 22,400। और प्रथम एक्सप्रेसवे कौन था साहब, यमुना एक्सप्रेसवे। और ये कहाँ था साहब, लखनऊ में। और कब बना था ये, 2015 में। क्लियर है साहब, ये सबसे लंबा हो गया। और सबसे पहला जो था एक्सप्रेसवे वो था यमुना एक्सप्रेसवे। कहाँ बना था, लखनऊ में। और कब बना था, 2015 में, ठीक है। और इसको जो बोला जाता है साहब लखनऊ गाजीपुर या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोला जाता है, ठीक है। जो अभी हम लोग पढ़े हैं लखनऊ गाजीपुर जो नया बना है सबसे लंबा, उसको चाहे तो लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे बोलते हैं या फिर इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोलते हैं। क्लियर है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, नेक्स्ट है हम लोगों का कि एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, मतलब पूरे एशिया का तो सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर किसका नाम रखा गया है साहब? नोएडा का नाम। नोएडा का नया नाम क्या कर दिया गया है? गौतम नगर, क्योंकि नया भारत बनाना है साहब, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, ये तो क्या गया। अब इसका देखिएगा कि अगर ये भारत का चौथा सबसे बड़ा है, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर वाला चौथा सबसे बड़ा है दुनिया का, तो बाकी तीन कौन? क्या? तो बाकी तीन में देखिएगा कि प्रथम जो है साहब किंग फहद। कौन है? किंग फहद। और ये कहाँ है साहब? सऊदी अरब। कहाँ है? सऊदी अरब में। दूसरा है साहब डेनवर। कौन है? डेनवर। ये कहाँ है? यूएसए में। और तीसरा है डलास। डलास ये भी कहाँ है? यूएसए में। तो पहला किंग फहद कहाँ पर? सऊदी अरब में। दूसरा कौन सा है? डेनवर। कहाँ पर? यूएसए में। और तीसरा कौन है? डलास, ये है यूएसए में। और ये जो अभी बन रहा है चौथा सबसे बड़ा, इसकी खासियत ये है कि जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला यह पहला एयरपोर्ट होगा। ये जो गौतम बुद्ध नगर का हवाई अड्डा का जो एयरपोर्ट होगा, ये जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला, मतलब यहाँ से कार्बन की उत्सर्जन नहीं होगी। आए समझ में बात? चलिए साहब, देखिए साहब, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है ना, जिसके लेकर के पूरे दुनिया में इस बात का चिंता है, समझ रहे हैं ना। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इंडोनेशिया का जो था जकार्ता वगैरह, अब देखिए राजधानी चेंज करना पड़ा, क्योंकि सारे द्वीपीय देश है, तो स्वाभाविक बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और जलस्तर बढ़ने के कारण क्या होगा? वो डूब जाएगा। इसी वजह से सारे लोग काम करना चाह रहा है, हर तरह से चाह रहा है कि सौर ऊर्जा पर या जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर थोड़ा सा डिपेंड रहें। उसके बाद देखिएगा साहब कि आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट योजना की शुरुआत किया, जिसके तहत निवेशक सीधा आरबीआई में खाता खुलवा सकेंगे। और एकीकृत लोकपाल योजना भी लागू किया गया, जिसके तहत बैंकों के शिकायत संबंधित संस्था बनाए जाएंगे। इसका मतलब समझ में आया? आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट योजना क्या है? कई बार सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू किया गया है, तो क्या बोलेंगे? आरबीआई के द्वारा। तो बताइए आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? आरबीआई के गवर्नर कौन है साहब वर्तमान में? शक्तिकांत दास। कौन है साहब? शक्तिकांत दास। एकदम हम लोग भूल जाते हैं, शक्तिकांत दास साहब। शक्तिकांत साहब, बताइए भारतीय रुपयों पर जो सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है, वो किसका होता है? आरबीआई का। लेकिन 1 रुपया के सिक्का पर, 1 रुपया के नोट पर, 1 रुपया के नोट पर किसका होता है साहब? वित्त सचिव का। किसका होता है? वित्त सचिव का होता है 1 रुपया के नोट पर, वित्त सचिव का साहब, ठीक है। अब देखिएगा कि अब चलाते हैं योजना पर, रिटेल डायरेक्ट योजना क्या है। अच्छा एक बात बताइए, आरबीआई तो बैंक है, आज अभी तक किसी भी अपने आस पड़ोस के व्यक्ति को देखे हैं कि वो आरबीआई में खाता खुलवाया है? नहीं खुलवाया ना, क्योंकि आरबीआई का काम है शाख नियंत्रण करना। दूसरे बैंकों का बैंक है, वो दूसरे बैंकों को नियंत्रित करता है, ये काम होता है। लेकिन अभी बैंकिंग स्थिति इतनी चरमरा गई है भारत की कि अब क्या कर रहा है कि सरकार लाई है योजना कि अब आरबीआई क्या करेगी कि खुद अपने में ग्राहकों का खाता खुलवाएगी। मतलब आप सीधा आरबीआई में क्या कर सकते हैं? खाता खुलवा सकते हैं। इससे सरकार का कहना यह है कि जो बीच में बैंक वाले, हमारा और सरकार के बीच में आरबीआई और प्राइवेट बैंक के बीच में जो तालमेल था, तो उसमें होता क्या था कि जो प्राइवेट बैंक था, जब पब्लिक उसमें पैसा जमा करती थी तो उसका जो ब्याज का मुनाफा मिलता था वो प्राइवेट बैंकों को मिलता था, ठीक है। और प्राइवेट बैंक अगर भाग भी जाती थी तो कोई उसकी गारंटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए करके क्योंकि उसमें न्यूनतम, अगर आप कितनों पैसा जमा कर दीजिए किसी भी बैंक, जो प्राइवेट बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, तो उसका खासियत क्या है प्राइवेट बैंक का कि अगर आप उस बैंक में कितना रुपया जमा कर दीजिए, न्यूनतम आपको, अगर वो भाग गया बैंक तो न्यूनतम आपको 1 लाख रुपया मिल सकता है, अधिकतम 5 लाख मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं अगर वो प्राइवेट है तो,
ठीक है साहब। तो सरकार ये कर रही है कि अब जो बिचौलियाखोरी होता था कि मतलब मुनाफा जो वो कमाती थी प्राइवेट बैंक, आप क्या करिए आरबीआई में सीधा खाता खोलिए और सीधा खाता खोलने के बाद उसका जो ब्याज होगा वो ब्याज अधिक ब्याज आपको मिलेगा और सरकार को भी क्या होगी, मुनाफा होगी। और सेकेंड चीज़ें ये होगा कि 100% सिक्योर आपका पैसा रहेगा, मतलब लेके भागने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। आए समझ बात। इसी लेकर के ये योजना लाया गया है रिटेल डायरेक्ट योजना। मतलब इस योजना के बारे में सीधा समझना है कि अब कोई भी आम आदमी आरबीआई में क्या कर सकता है, खाता खुलवा सकता है। और इसके तहत क्या किया गया, एक एकीकृत लोकपाल योजना की व्यवस्था की गई, जिसके तहत बैंक से संबंधित अगर आरबीआई में आप पैसा जमा करते हैं, आपको किसी भी तरह की शिकायत होती है तो उसके लिए काउंटर बनाया जाएगा, एक क्या कहते हैं विशेष प्रकार का संस्थाएं बनाई जाएगी जहां पर आप इसकी शिकायतें कर सकते हैं। क्लियर है साहब ना। चलिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत, अच्छा योजना की अवधि मार्च 2022 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आपको पता होगा कि जब कोरोना लगा था तो सरकार 5 केजी अनाज दिया करती थी। तो इसका उद्देश्य था कोविड-19 में 5 केजी अनाज वितरण करना। और इसमें कुल जो लागत हुआ साहब कितना हुआ, 2.60 लाख करोड़, 2.60 लाख, 2.60 लाख करोड़ इसमें टोटल खर्च हुआ। समझ रहे साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो अनाज मिलता था कितना, 5 केजी कोरोना के समय में, और इसमें खर्च टोटल कितना हो गया, 2.60 लाख करोड़। तनिक हुआ सब, 2.60 लाख करोड़। समझ रहे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, समझ रहे। और ये जो शुरू किया गया था साहब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये बिहार के किस जिला से साहब, बिहार के खगड़िया से, बिहार के खगड़िया से साहब, जंदाहा प्रखंड पड़ता है, जंदाहा प्रखंड वहाँ से साहब पड़ता है क्या, तो जंदाहा प्रखंड से साहब ये शुरू किया गया था। और ये सवाल आप देखिएगा साहब 67वीं जो बीपीएससी हुआ था 8 मई को, वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, हाँ 67वें बीपीएससी 8 मई को जो हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, बिहार के किस जिला से की गई थी, तो वो खगड़िया होता साहब। ठीक है साहब, हाँ वहीं से। चलिए साहब अगला है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है क्या कि 3 कृषि कानून को कृषि कानूनी निरस्त्रीकरण विधेयक द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह कानून 2020 में अध्यादेश के द्वारा लाया गया था। अध्यादेश क्या होता है साहब, जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चलता है या विघटित होता है तो राष्ट्रपति क्या करती है कि जो देश के लिए, राष्ट्रपति क्या करती है, देश के लिए जो आवश्यक कानून हो, जो आवश्यक कानून हो उसको क्या करती है, अप्लाई कर देती है, उस कानून को बना देती है। और वो कानून जो ही लोकसभा राज्यसभा का सत्र चालू होगा, अगर लोकसभा राज्यसभा चाहे कि वो कानून बना रहे तो लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल पास करवा लिया जाता है और वो कानून परमानेंट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करे तो वो क्या हो जाएगा, अध्यादेश खत्म हो जाएगा, वो कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये जो लाया गया था 3 कृषि कानून, ये लाया गया था क्या साहब, अध्यादेश के समय लाया गया था। ठीक है, और अध्यादेश के द्वारा लाया गया था जिस समय कोरोना का काल चल रहा था, उसी समय लाया गया था। और ये कब लाया गया था, 2020 में। लेकिन अभी फिलहाल क्या किया गया, किसान का जो विरोध हो रहा था जिसके कारण इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए ये था क्या, 3 कृषि कानून, मोटा मोटी समझ लीजिएगा। पहला कानून था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, इसको समाप्त किया गया, ये कानून था। 3 कृषि कानून में पहला ये थे। मूल आश्वासन पर संरक्षण विधेयक, इसको भी समाप्त कर दिया गया। और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, इसको भी समाप्त कर दिया गया। देखिए मोटा मोटी समझिएगा इस तीनों का मीनिंग क्या था। इस तीनों का मीनिंग मोटा मोटी ये था कि प्राइवेट कंपनियां जो भी थी, सरकार ये कही किसानों को कि आप जो अनाज उपजाते हैं तो आपके पास संरक्षण करने का, रखने का, भंडारण करने का पर्याप्त जगह नहीं होता है, जिसके कारण आपका अनाज क्या होता है, खराब हो जाता है। तो आप ऐसा करिए कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उस प्राइवेट कंपनियों से आप क्या कहते हैं, समझौता कर लीजिए। ठीक है, और वो क्या करेगी कि फसल को पहले ही आपके फसल का दाम बता देगी। कि मान लीजिए गेहूं अगर अभी लगाया जाएगा गेहूं, तो पहले ही बता देगा कि गेहूं आपको 20 रुपया केजी दिया जाएगा।
ठीक है, समझे। अब जब आपका गेहूं होगा तो वो गेहूं मार्केट में 50 रुपया के जी रहे या 12 रुपया के जी रहे, उससे कोई बहस नहीं है। कंपनी आपको कितना देगी? 20 रुपया के जी। तो इसमें कुछ किसान इसलिए विरोध कर रहे थे कि ठीक है 20 रुपया के जी तो ठीक है, मान गए कि 20 रुपया के जी घोषित कर दिया, हमको 20 रुपया के जी के हिसाब से देगा। लेकिन यहाँ परेशानी क्या है कि मान लीजिए कि गेहूँ जिस समय हुआ उस समय गेहूं का रेट अगर 30 रुपया के जी हो तो हम उस कंपनी को क्यों दें, हम बाजार में क्यों नहीं बेच लें। लेकिन ये समझौता था कि अगर आप कंपनी से बात करते हैं तो चाहे 30 रुपया के जी हो जाए चाहे 15 रुपया के जी हो जाए, लेकिन आपको कंपनी को देना है। तो सर ये किसान बोल रहा था नहीं, हमको एमएसपी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। इसलिए चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये था कि जब किसान को अंतिम में लगे कि मार्केट में मेरा सामान नहीं बिक रहा है, मार्केट का रेट कम है, मान लीजिए सरकार घोषणा कर दिया 20 रुपया के जी, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है, देखिए सरकार जो कानून लाई उसमें क्या था कि 20 रुपया अगर कंपनी फिक्स की तो ज़्यादा दाम हो या अधिक दाम हो कोई बहस नहीं है। और सरकार ये बोल रही थी कि कंपनी के पास व्यवस्थाएं होती है, वो पूंजी लगा करके भंडारण कर सकता है, ठीक है, तो बेहतर होगा। लेकिन किसान का कहना यह था नहीं, जब उस समय रेट बढ़ जाएगा मार्केट में तो हम मार्केट में क्यों नहीं लाएंगे। और मार्केट में किसान ये बोल रहा था कि बिल्कुल अगर हम एक साथ बेच देते हैं सारे अनाज को तो स्वाभाविक है कि मार्केट में रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि ये कंपनी सारी क्या करेगी, सारे सामान को, सारे गेहूँ जितना भी अनाज है सबको खरीद करके भंडारण कर लेगी और उसको मार्केट में आने ही नहीं देगी। अब मार्केट में जो ही नहीं आएगी तो स्वाभाविक बात है कि उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो ही रेट बढ़ेगा तब धीरे धीरे करके कंपनी मार्केट में सामान को लाएगी, तो वो क्या होगा, पूरे साल तक महंगा में बिकते रहेगा। समझ रहे हैं। तो जब जान रहे हैं कि जो ही कंपनी को हम देंगे तो मार्केट का रेट बढ़ जाएगा, तो हम कंपनी को दे के मार्केट का रेट क्यों बढ़ाएं। और जब मार्केट का रेट बढ़ेगा तो हम कंपनी को क्यों दें, हम मार्केट में ही क्यों नहीं बेचें। आ रहा समझ बात, क्लियरिटी ये था। और सेकेंड चीज़ है वो बोल रहा था एमएसपी दिया जाए। एमएसपी क्या था, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कभी कभी क्या होता है कि जब फसल खराब हो जाता है या किसी तरह का परेशानी हो जाती है किसानों को, या मार्केट रेट डल हो जाता है, तो सरकार क्या करती है कि पहले ही एक हर फसल का रेट फिक्स करती है। कि मान लीजिए सरकार भी फिक्स कर दी 20 रुपया के जी, ठीक है। अब मान लीजिए आपका फसल हुआ, फसल होने के बाद क्या होगा कि अगर मार्केट में मान लीजिए कि 12 रुपया के जी है गेहूँ, आपका 20 रुपया फिक्स हुआ, किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला 20 रुपया के जी में कि तो वो खराब रहेगा, हम 20 रुपया के जी में आपका गेहूं क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब मान लीजिए मार्केट में गेहूं बहुत ज़्यादा उपज हो गया जिसके कारण मान लीजिए कि 12 रुपया के जी हो गया, तो आप क्या चाहिएगा, 12 रुपया में बाजार में बेचना या 20 रुपया में बेचना। किसान क्या चाहेगा, 20 रुपया में बेचना। तो किसान क्या करेगा, इस सरकार को दे देगी, क्योंकि सरकार पहले ही बोल चुकी है कि हम 20 रुपया के जी लेंगे। और समझ में बात। अब मान लीजिए कि मार्केट का रेट हो गया 30 रुपया के जी, ठीक है, और सरकार फिक्स किया कितना। अब किसान क्या चाहेगा, बाजार में बेचना। अब ये सरकार, किसान को स्वतंत्रता था एमएसपी पर कि आप अगर मार्केट में अधिक आपको रेट दिया जा रहा है तो आप स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन वह कंपनी क्या बोल रही थी, समझौता हमसे हुआ, रेट कोई भी हो देना पड़ेगा हमको। आए समझ में, दोनों में बेसिक अंतर यही था। इसी वजह से किसान क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। आए समझ में बात। चलिए नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट 5 के अनुसार, अच्छा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार अधिकांश राज्यों में महिला की जनसंख्या पुरुष से क्या हो गई है, अधिक हो गई है। होबे करेगा, स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं होगा। क्योंकि एक तो हम लोग सरकार जो है सो भ्रूण हत्या वगैरह पर रोक लगाया, ये चीज़ें। और सेकेंड चीज़ें हैं कि महिलाओं को सरकार इतना न सुविधा दे। पहले लोग सोचता था कि लड़की हुई तो बोझ, समझ रहे। अब लोग समझता है लड़की हुई तो आमदनी, समझ रहे, इसलिए समझता है लड़की है आमदनी। अब जन्म हुआ, जन्म होने से पहले अगर लड़की हुई तो पता है कि क्या कहते हैं, सरकारी अस्पताल में पैसा रुपया मिलता है। जन्म से पहले ही लक्ष्मी आना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। और रुपया आना शुरू हो गया, जन्म ले ली, उसके बाद कन्या उत्थान योजना, समझ रहे हैं, विवाह के लिए अलग योजना, 10th में फर्स्ट की तब, उसके बाद छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, समझ रहे, ये सारे मतलब इतना योजना, मतलब इतना योजना चला करके इतना पैसा से भर दिया है कि लोग अब समझने लगा कि लड़की का मतलब लक्ष्मी, आमदनी, समझ रहे। इसी जरूरी भी है, बैलेंस करना भी जरूरी था। चलिए साहब, तो आज भर रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। चलिए।